discuss on preparation of RJS and CRPC. As you know, friends, CRPC, Criminal Procedure Code 1973, have an important role in the competitive examination of judicial services. आज हम आरजेएस और सीआरपीसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है और किस प्रकार से हम सीआरपीसी को उसके लिए तैयार करें। देखिए, अभी हाल ही में जो सिलेबस बदल के आया है 2 साल पहले, उसमें ये जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें से सीआरपीसी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो कोई भी स्टूडेंट जो आरजेएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये चाहिए कि एक मेजर एक्ट के रूप में, देखिए चाहे सीपीसी हो, एविडेंस हो या सीआरपीसी हो, ये 3 मेजर एक्ट्स हैं जो आरजेएस के सिलेबस में एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं और इन तीनों में भी सबसे ज्यादा जो रोल रखती है वो सीआरपीसी रखती है, दंड प्रक्रिया संहिता रखती है। तो किस प्रकार से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम ला सके। जो पैटर्न अब जो आया है उसमें एक तो जो वर्ड लिमिट्स है उसका कोई बहुत अधिक ध्यान देने वाली बात नहीं रह गई है। कॉपी में स्पेस आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। तो किस प्रकार से सारा ये मैनेज हमें करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे आरजेएस के लिए, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जुडिशियल सर्विसेज में, वो कोई भी एक्ट हो, चाहे उसके जो स्टार्टिंग का हिस्ट्री एंड ओरिजिन का जो पार्ट होता है उसमें से बहुत अधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सामान्यतया एक आम स्टूडेंट जो है वो ये पोर्शन छोड़ देता है। जो वेरियस ऑथर्स की आपको जो बुक्स मिलती है उस बुक्स में इस प्रकार की डिटेल बहुत ज्यादा नहीं मिलती है और यही कारण है कि वहां से क्वेश्चंस जो एग्जामिनर ज्यादा आपको पूछता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो चीजें आम क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आती है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या हमारे एलएलबी के पेपर्स में नहीं आती है, उस तरह के क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आरजेएस इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि जो इसकी स्टार्टिंग है उस सीआरपीसी की, इसकी जो हिस्ट्री थी, इसकी जो ओरिजिन थी, वो क्या थी। सबसे पहले एक चीज मैं आपकी यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये है क्या वास्तव में। ये सबसे पहले तो देखिए सीआरपीसी के बारे में जानना ही जरूरी है हमें। उसमें हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमारे कंसेप्ट ये क्लियर हो कि व्हाट इज सीआरपीसी। देखिए, जब अपराधों की बात आती है, दंडों की बात आती है, तो 2 चीजें हमारे सामने निकल करके आती है। एक तो आती है आईपीसी और दूसरी है सीआरपीसी। आईपीसी के बारे में तो जब आईपीसी के हम लेक्चर शुरू करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिए, बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में, इंडियन पेनल कोड में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो सिर्फ इतना ही है कि आईपीसी लॉ ऑफ क्राइम्स या जिसे इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से हम जानते हैं, वो केवल दंडों को परिभाषित करती है और उस प्रकार के दंड अपराधों को परिभाषित करती है। आईपीसी जो है वो किसको परिभाषित करती है? अपराधों को परिभाषित करती है। तो जो किसी भी प्रकार का अपराध होगा, सेक्शन 1 से 511 तक भारतीय दंड संहिता हमें एक तो उसकी परिभाषा बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य करेगा तो किस दायरे के अंतर्गत वो आएगा और उसको अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और दूसरा, आईपीसी हमें बताती है कि कोई व्यक्ति अगर दिया गया इस प्रकार का अपराध करता है तो उसको कितनी सजा दी जा सकती है, कितना दंड दिया जा सकता है, जबकि सीआरपीसी बिल्कुल इससे हट करके है। आईपीसी हमें क्या बताती है कि दंड क्या है, कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से, कितने टाइप से उसको एक्ट किया जा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है तो उसको कितना दंडित किया जा सकता है। लेकिन सीआरपीसी क्या करती है? सीआरपीसी आईपीसी के बाद की प्रक्रिया है। देखिए, हम जब सीआरपीसी आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी या तो पीड़ित व्यक्ति जो वो थाने में जाकर के एफआईआर करवाता है, या पुलिस रिपोर्ट होती है, या फिर कंप्लेंट या इस्तेगासा होता है। इन आधारों पर जब कोई मामला
आता है तो प्रथम दृष्टया जब जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है अपराधों के बारे में, और उसके बाद अगर अपराध करना पाया जाता है तो उसका चालान जो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो मैंने चीज बताई है, इससे आप भली भांति समझ गए होंगे कि सीआरपीसी एक प्रक्रियात्मक विधि है। यानी जो आईपीसी और दूसरे आपराधिक विधियों के अंतर्गत कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अपराध किया जाता है या उस पर आरोप लगाया जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई। क्या कि एक तो एफआईआर, दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा कंप्लेंट। इन तीनों के माध्यम से अगर कोई चीज होती है तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी। पुलिस का जो आईओ है, एसएचओ है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस के माध्यम से, और जब पुलिस के द्वारा ये पाया जाता है कि विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो उसका प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाया जाता है तो प्रोसिक्यूटर के माध्यम से कोर्ट में उसका चालान प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के यहाँ। अब देखिए ये सिंपल सी बिल्कुल छोटी सी मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी जो है वो प्रक्रियात्मक विधि है। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको क्या उसने वास्तव में अपराध किया है या नहीं किया है तो कौन सा अपराध किया है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत अपराध किया है, और अगर ऐसा है तो उसको कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत कितना दंड दिया जा सकेगा, ये कोर्ट निर्धारित करती है सीआरपीसी में दी गई प्रक्रिया के माध्यम से। यानी सीधी सीधी बात ये होगी कि कोई भी कोर्ट जो है वो मनमर्जी से किसी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकती। जो सीआरपीसी में उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत प्रक्रिया चला करके ही, यानी एफआईआर होगी या चाहे पुलिस रिपोर्ट होगी या कंप्लेंट होगी, उसके आधार पर कोर्ट में मामला ले जाया जाएगा। कोर्ट उसकी जो वो जांच पड़ताल करेगी, एविडेंसेस करेगी, साक्ष्य करेगी, और उसके बाद अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि आरोपित व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का क्राइम जो है वो कमिट किया गया है तो जो है वो कोर्ट दंड देने की कार्रवाई करती है। यानी सीधा सा तात्पर्य ये हो गया। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्स नाम का एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और वो खून से सनी हुई कुल्हाड़ी लेकर के थाने में जाके अपने आप को सरेंडर करता है कि मैंने मेरी पत्नी का अपराध कर दिया, हत्या कर दी है। तो निश्चित रूप से जब वो इस प्रकार से पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसका चालान कोर्ट में प्रस्तुत करेगी, और पुलिस वाले कोर्ट को ये बताएंगे कि इस प्रकार से इसने सरेंडर किया और इसने अपनी पत्नी की हत्या की है। तो क्या कोर्ट उसी दिन उसको सजा सुना देगी कि हाँ भाई ये तो खुद ही कह रहा है कि मैंने तो हत्या की? नहीं, कभी नहीं। इसमें जब तक पूरी प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाएगा तब तक किसी भी प्रकार से कोर्ट उसको दंडित नहीं कर सकेगी। हाँ, ये ठीक है कि जो ही वो उपस्थित होगा या चालान प्रस्तुत किया जाएगा, कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करेगी, एविडेंसेस की बात करेगी, साक्ष्यों की बात करेगी, और उन सबसे जब प्रूव हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हत्या उसने खुद ने नहीं की और किसी अपने को, भाई को, बहन को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए वो खुद कह देता है, अपने ऊपर ले लेता है कि हत्या मैंने की, जबकि उसने हत्या की नहीं होती है। तो इसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है कि वास्तव में मर्डर किसने किया है। ये काम जो है वो सीआरपीसी करती है, दंड प्रक्रिया संहिता करती है। तो इसलिए जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो अपना एक बहुत बड़ा रोल रखती है किसी भी व्यक्ति को सजा से बचाने में या सजा दिलवाने में। तो कुल मिलाकर के आज हम अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो सीआरपीसी 1973 है वो एक प्रक्रियात्मक विधि है ना। अब जैसे हम सीपीसी में और उनमें भी देखेंगे कि कितने प्रकार की लॉज होती है, सब्सटेंशियल है या प्रोसीजरल है ना। तो सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आईपीसी में और सीआरपीसी को हमने सिंपली डिफरेंशिएट करने का प्रयास किया, उसी प्रकार से आप लोगों के जहन में ये भी चीजें आती है कि सीपीसी क्या है फिर, और सीपीसी और सीआरपीसी में अंतर कितना है, क्या क्या जो है वो अंतर है। तो देखिए इसमें सीपीसी और सीआरपीसी में डिफरेंस को समझने के लिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको अंतर समझाने का प्रयास करूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो फौजदारी मामलों में काम में ली जाती है, आपराधिक मामलों में काम में ली जाती है। यानी
कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो उसकी प्रक्रिया कोर्ट में सीआरपीसी के माध्यम से चलाई जाएगी। जबकि सीपीसी, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल मतलब अपराध, सिविल मतलब दीवानी, सामान्य प्रकार के मामले। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो गैर आपराधिक मामले हैं, बिना मारपीट के, काटपीट के या मर्डर के इत्यादि के मामले हैं, सामान्यतया वो सिविल मामले या दीवानी मामले कहलाते हैं। जैसे रुपयों के लेन देन का मामला, जमीन के कब्जे के मामला, जमीन के क्रय विक्रय का मामला, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित, पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित, इस प्रकार के जो विवाद हैं वो सिविल या दीवानी प्रकृति के अपराध होते हैं, दीवानी प्रकृति के मामले होते हैं। और जब, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीसी के अंतर्गत जो मामले होते हैं वो आपराधिक प्रकृति के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपराधिक प्रकृति के मामलों को तो सीआरपीसी के अंतर्गत प्रक्रियात्मक रूप से कोर्ट में संचालित करके और किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। जबकि इससे भिन्न सिविल या दीवानी मामले जो होते हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दीवानी या सिविल न्यायालय में संचालित किए जाते हैं। तो चूंकि दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो अलग अलग है, यहाँ आपराधिक मामलों की है और यहाँ दीवानी या सिविल मामलों की है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सीपीसी जो है वो दीवानी प्रकृति या सिविल प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट में काम में लिया जाने वाला अधिनियम है, और सीआरपीसी जो है वो आपराधिक मामलों में कोर्ट में काम में लिया जाने वाला अधिनियम है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, एक तो हमने देखा आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, सीपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो मैं समझता हूं अब कल से नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सीआरपीसी का हिस्ट्री और ओरिजिन है वो हम देखेंगे कि 1866 में कैसे, 1872 में कैसे, 1973 में कैसे हुई, अमेंडमेंट 2005 में कैसे हुआ। ये डिटेल वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल जो है वो। थैंक यू व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछें। थैंक यू।